गुड इवनिंग एवरीवन। आज हमने और सर ने आज सुबह एक ज़ेन स्टोरी पढ़ी थी। आज के लेक्चर से पहले मैं वो छोटी सी एक ज़ेन स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। एक बार क्या हुआ, चार ज़ेन मॉन्क्स बैठे हुए थे। चार ज़ेन मॉन्क्स बैठे हुए थे तो उन लोगों ने 7 दिन का मौन व्रत रखा था कि 7 दिन तक हम लोग बात नहीं करेंगे। तो चारों, जब रात को एक कमरे में चारों लोग बैठे हुए थे तो तेल जो था दिए में, दिया जल रहा था उस कमरे में, उसमें तेल थोड़ा कम हो गया। तो एक मॉन्क से रहा नहीं गया, तो एकदम से वो बोलता है अटेंडेंट से, जो उसके साथ में नौकर था, कि सुनो इसमें तेल डाल दो। दूसरा इरिटेट हो गया, दूसरे ने कहा तुम व्रत नहीं रख पा रहे थे अपना, तुमने बोल दिया। तो तीसरा कहता है कि तुम लोगों के साथ तो रहना ही बेकार है। चौथा कहता है तुम सबसे सही तो मैं ही हूं जो अभी तक अपना व्रत पकड़े हुए हो। तो फाइनली एक एक करके सबने बोल दिया। तो अभी जब हमने शीश को बोला कि शीश अंदर चले जाओ, उसने कहा मैं बात नहीं करूंगा। फिर सबसे पहले शीश कुमकुम से कहते कुमकुम बात नहीं करना। तो इसके बाद हम आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आज के चैप्टर का ये हेडिंग है दोज विल्डिंग हैमर्स सी ओनली नेल्स। मतलब जो लोग हथौड़ा चलाते हैं उनको हर जगह कीली नजर आती है, इसका मतलब। और इस जो बायस है इसका नाम है डिफॉर्मेशन प्रोफेशनले। ठीक है। ए मैन टेक्स आउट अ लोन, स्टार्ट्स अ कंपनी एंड गोज बैंकरप्ट शॉर्टली आफ्टरवर्ड। एक आदमी ने लोन उठाया, एक कंपनी शुरू करी और कुछ दिनों बाद उसकी कंपनी डूब गई और वो कर्जे में भी डूब गया। ही फॉल्स इनटू अ डिप्रेशन एंड कमिट सुसाइड। उसको डिप्रेशन आ गया और उसने आत्महत्या कर ली। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी से आप लोगों को क्या समझ में आता है, या हम लोगों को क्या समझ में आता है। एज ए बिजनेस एनालिस्ट यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वाई द बिजनेस आइडिया डिड नॉट वर्क। वॉज ही अ बैड लीडर। अगर हम किसी बिजनेस एनालिस्ट जो बिजनेस को इवेल्युएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, अगर किसी उनसे बात करेंगे तो वो सबसे पहले सवाल करेंगे या फिर समझने की कोशिश करेंगे क्या वो बिजनेस का आइडिया जो था क्या वो खराब था या फिर वो अच्छा लीडर नहीं था। बिजनेस में बिजनेस आइडिया, लीडरशिप दोनों इंपॉर्टेंट है। वॉज द स्ट्रैटेजी रॉन्ग। क्या उसकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी। और द मार्केट टू स्मॉल और द कॉम्पिटिशन टू लार्ज। या तो मार्केट बहुत छोटा था जिसको वो अपना बिजनेस देना चाहता था, या फिर बहुत ज्यादा कंपटीशन था जहां पे कि वो सरवाइव ही नहीं कर पाया। एज ए मार्केटियर, अगर आप मार्केटियर हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं, मार्केट एनालिस्ट हैं, यू इमेजिन द कैंपेन्स वर पुअरली ऑर्गेनाइज्ड और दैट ही फेल टू रीच हिज टारगेट ऑडियंस। अगर आप मार्केटियर हैं तो आप डेफिनेटली इस चीज को इस तरह से देखना चाहेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि उसने जो अपने कैंपेन्स हैं, जो अपनी मार्केटिंग है, उसको बहुत स्ट्रांग नहीं किया, उसको बहुत पुअरली लॉन्च किया, या फिर वो अपने ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाया, जो उसकी टारगेट पॉपुलेशन थी वहां तक वो पहुंचा ही नहीं। इफ यू आर ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ये तो था मार्केट एनालिस्ट, उसने अपने हिसाब से उसको एनालाइज किया। अब अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, यू आस्क वेदर द लोन वॉज द राइट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो आप इस चीज पे सवाल उठाएंगे कि क्या उसको लोन लेना चाहिए था। हो सकता है वो कैपिटल कुछ अपने पास से लेके या कुछ उधार लेके फ्रेंड्स से तब शुरू करता, तो उसके सिर पे इंटरेस्ट जो है उसको बैंक का देना होता है, वो नहीं चढ़ता। तो अगर आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट है तो आप उस डायरेक्शन में सोचेंगे। एज ए लोकल जर्नलिस्ट यू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ द स्टोरी। अगर आप जर्नलिस्ट हैं एक और आपको अखबार के लिए न्यूज बनानी है तो फिर आप इसको इस तरह से छापेंगे, हाउ लकी दैट ही किल्ड हिमसेल्फ। एज अ राइटर यू थिंक अबाउट हाउ द इंसिडेंट कुड डेवलप इनटू ए काइंड ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आप उसको और मसालेदार बना के छापना चाहेंगे। अगर आप राइटर हैं तो आप उसको किसी ग्रीक स्टोरी या ग्रीक ट्रेजेडी के साथ कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि पैसे ग्रीक माइथोलॉजी में एक ऐसी फिगर थी जिसके साथ सिमिलर इंसिडेंट हुआ था। एज ए बैंकर यू बिलीव एन एरर टुक प्लेस इन द लोन डिपार्टमेंट। आप बैंक में अगर बैंकर हैं तो आप सोचेंगे कि लोन में कुछ प्रॉब्लम होगी। एज ए सोशलिस्ट यू ब्लेम द फेलियर ऑफ कैपिटलिज्म। सोशलिस्ट है तो आप कैपिटलिज्म को ब्लेम करेंगे कि जो पैसा उसने उधार लिया उसकी वजह से उसकी जान गई। एज ए रिलीजियस कॉन्जर्वेटिव यू सी दिस इज अ पनिशमेंट ऑफ गॉड। अगर आप बहुत धर्म वाले इंसान है तो वो कहेंगे जरूर इसने कुछ बुरे कर्म किए होंगे इसलिए भगवान ने इसको सजा दी। एज ए साइकेट्रिस्ट यू रिकॉग्नाइज लो सीरोटोनिन लेवल्स। आप हार्मोन्स पे बात करेंगे अगर आप साइकेट्रिस्ट हैं। विच इज द करेक्ट व्यू पॉइंट। इन सब में से सही व्यू पॉइंट क्या है। नन ऑफ देम। इसमें से कुछ भी सही नहीं है। इफ योर ओनली टूल इज अ हैमर ऑल द प्रॉब्लम्स विल बी नेल्स। अगर हम लोगों के हाथ में हथौड़ा है तो हमको सारी दिक्कतें कील नजर आएंगी क्योंकि हमारे पास हथौड़ा है।
हाँ, हमारे हाथ में हथौड़ा है ना, किसी के पास कुछ और होगा तो उसको वो इंस्ट्रूमेंट नजर आएगा, किसी के पास अगर पेचकस है तो उसको पेच नजर आएगा कसने के लिए। सिमिलर वे हमारे पास जो है हम उसी से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। So this quotation was said by Mark Twain, a quote that sums up the deformation professionally, जो हमारे बायस का नाम है deformation professionally। Charlie Munger, Warren Buffett's business partner, named the effect the man with the hammer tendency after Twain। जो वैरन बफेट हैं उनके साथ में जो उनके पार्टनर थे चार्ली मुंगर, उन्होंने इसको टेंडेंसी को नाम दिया था द मैन विद द हैमर टेंडेंसी। बट दैट्स अ परफेक्टली डिजास्ट्रस वे टू थिंक एंड अ परफेक्टली डिजास्ट्रस वे टू ऑपरेट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन वो ये कहते हैं ये एकदम गलत तरीका है सोचने का और इस दुनिया में काम करने का भी। सो यू हैव गॉट टू हैव मल्टीपल मॉडल्स। वो ही कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के मॉडल्स होने चाहिए एंड द मॉडल्स हैव टू कम फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स बिकॉज ऑल द विजडम ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट टू बी फाउंड इन वन लिटिल एकेडमिक डिपार्टमेंट। वो कह रहे हैं आपको हर चीज इवेल्युएट करके देखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि आप एक चीज के ऊपर रिलाई करें। वो कह रहे हैं कि बिकॉज ऑल द विजडम ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट टू बी फाउंड इन वन लिटिल एकेडमिक डिपार्टमेंट। पूरी दुनिया की समझदारी एक डिपार्टमेंट से नहीं आ सकती कभी भी। हियर आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन पर प्रोफेशनल। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स जैसे कि अ सर्जन वांट्स टू सॉल्व ऑलमोस्ट एवरी मेडिकल प्रॉब्लम विद अ स्कैल्पल। हमारे यहाँ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, कुछ फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, उनके पास फीमेल लेडीज जाती हैं, वो कहती हैं कि हमको दर्द होता है या फिर हमको कुछ और प्रॉब्लम है, यूट्रस की, बच्चेदानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। वो सीधा सीधा आजकल सिंपल इलाज बताती है, बच्चेदानी निकलवा दो। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे, फैमिली कंप्लीट हो गई, निकलवा दो बच्चेदानी। वो सर्जन है, उनको काटने का सबसे पहले अथॉरिटी मिले तो वो सबसे पहले काटेंगी। तो जो अगर वो किसी ऐसी डॉक्टर के पास गई होंगी जिन्होंने 70s में एमबीबीएस एमडी किया होगा, जो मोर ऑफ अ मेडिकल ओरिएंटेड होंगी, तो वो मेडिसिन के लिए एडवाइस करेंगे कि नहीं आप मेडिसिन पे जाओ। तो वो ये कह रहे हैं कि सर्जन वांट्स टू सॉल्व ऑलमोस्ट एवरी मेडिकल प्रॉब्लम विद अ स्कैल्पल। हर चीज स्कैल्पल लेके तैयार रहते हैं। इवन इफ देयर पेशेंट्स कुड बी ट्रीटेड विद लेस इन्वेजिव मेथड्स। हो सकता है कि पेशेंट्स जो है उनको हम मेडिसिन से भी ठीक कर पाए, लेकिन उनको सबसे पहला तरीका लगता है कि कट ओपन। आर्मीज थिंक ऑफ मिलिट्री सॉल्यूशंस फर्स्ट। आर्मी में है तो उनको लगेगा इसका मिलिट्री वाइज सॉल्यूशन कैसे होगा। इंजीनियर्स स्ट्रक्चर। ट्रेंड गुरु सीज ट्रेंड इन एवरीथिंग। जो ट्रेंड गुरुज हैं, ट्रेंड सेटर्स हैं, मतलब आजकल ये ट्रेंड चल रहा है तो आप उसी ट्रेंड के तहत हर चीज को देखने की कोशिश करोगे। इंसिडेंटली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इडियोटिक वेज टू व्यू द वर्ल्ड। वो कह रहा है सबसे बेवकूफी वाला तरीका है दुनिया को देखने का। In short, if you ask someone the crux of a particular problem, they usually link it to their own area of expertise. अगर आप किसी से पूछोगे इस प्रॉब्लम की तहत क्या है, बेस क्या है, तो वो जो जिस फील्ड के वो स्पेशलिस्ट होंगे वो उसको उससे लिंक करके आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? कह रहे इसमें बुराई क्या है? इट्स गुड इफ से अ टेलर स्टिक्स टू व्हाट ही नोज। वो कह रहे हैं कि अगर एक टेलर है उसको उसके बारे में पता है तो वो उसी को स्टिक करता है, तो इसमें बुराई क्या है? The deformation professionally becomes hazardous when people apply their specialized processes in areas where they don't belong. जब आप अपनी एक्सपर्टीज को ऐसे एरिया में लगाने की कोशिश करते हैं जहां की वो है ही नहीं, वो अप्लाई नहीं होती वो नॉलेज, लेकिन वहां पे वो ज्यादा नुकसान कर देती है बजाय भलाई करने के। Surely you have come across some of these. ऐसा कुछ केसेस में होता है, जैसे कि एग्जाम्पल्स, टीचर्स हु स्कोल्ड देयर फ्रेंड्स लाइक स्टूडेंट्स। अब जो टीचर्स हैं वो अगर अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तो चूंकि वो क्लास में बच्चों को डांटते हैं तो अपने दोस्तों को भी वैसे ही डांटेंगे, वो वैसे ही ट्रीट करेंगे अपने दोस्तों को। न्यू मदर्स हु बिगिन टू ट्रीट देयर हस्बैंड्स लाइक चिल्ड्रन। जब वो अपने बच्चों को कुची कुची करते हैं तो वो हस्बैंड्स को भी कुची कुची करते हैं। तो ऑब्वियसली वो एरिया अलग है, ये एरिया अलग है, लेकिन हम नए नए मदर्स बने हैं तो वो हस्बैंड्स पे भी वही अप्लाई होता है। और कंसिडर द ओमनी प्रेजेंट एक्सेल स्प्रेडशीट। आजकल कंप्यूटर्स जो भी सीखता है उसको एक्सेल पे काम करना आना चाहिए, बहुत फेमस है। एक्सेल पे हर चीज बनाओ, एक्सेल स्प्रेडशीट पे। दैट इज फीचर्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। वी यूज देम इवन व्हेन इट मेक्स नो सेंस। जहां पे उसका कोई तुक नहीं होता वहां पे भी लोग उसको एक्सेल शीट को यूज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जनरेटिंग 10-year फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस फॉर स्टार्टअप्स। अगले 10 साल में आपके क्या क्या फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस रहेंगे, मतलब आपका बिजनेस जो है कितना अर्न करेगा अगले 2 साल में, अगले 5 साल में, पता चला उसके लिए भी हम एक्सेल शीट यूज कर रहे हैं। फॉर स्टार्टअप्स और व्हेन कंपेयरिंग पोटेंशियल लवर्स वी हैव सोर्स्ड फ्रॉम डेटिंग साइट्स।
अगर डिफरेंट डिफरेंट डेटिंग साइट से आप उसको भी एक्सेल शीट पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो एक्सेल पे काम करता है उसको लगता है हर चीज को हम एक्सेल शीट के ऊपर डाल के ही देखें। एक्सेल स्प्रेडशीट्स माइट वेल बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रीसेंट इन्वेंशंस। वो कह रहा है आजकल के इन्वेंशंस में कुछ जो खतरनाक टाइप के हैं उसमें एक्सेल स्प्रेडशीट भी आती है, ये ऑथर के हिसाब से। इवन इन हिज ओन जुरिडिक्शन द मैन विद द हैमर टेंड्स टू ओवर यूज इट। अगर वो अपने आप में भी देखा जाए तो जो जिस आदमी के हाथ में हैमर है वो यूजुअली उसको मौका मिले तो उसको जरूरत से ज्यादा यूज करने की कोशिश करता है। लिटरेरी रिव्यूअर्स आर ट्रेन टू डिटेक्ट ऑथर्स रेफरेंसेस, सिंबल्स एंड हिडन मैसेजेस। जो रिव्यू लिखते हैं, कोई किताब आई उसका रिव्यू लिख रहे हैं, तो जो ऑथर ने, राइटर ने उस किताब में लिखा भी नहीं है वो उसके भी मतलब निकालने की कोशिश कर लेते हैं। चाहे उसका ऑथर का उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो क्रिटिक्स होते हैं वो उसमें से भी अपनी तरीके से और मीनिंग्स ढूंढ लेते हैं। As a novelist, I realize that literary reviewers conjure up such devices when there are none. वो पता नहीं कहां से खोज के ले आएंगे चीजें जबकि ऑथर ने कुछ लिखी भी नहीं होंगी। अब चूंकि वो क्रिटिक हैं और वो रिव्यू कर रहे हैं, रेट कर रहे हैं आपके नॉवेल्स को, सो nobody wants to cross them. उसको कोई वो क्रॉस करने की कोशिश भी नहीं करेगा। दिस इज नॉट ए मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम व्हाट बिजनेस जर्नलिस्ट डू। जो बिजनेस जर्नलिस्ट होते हैं, जो बिजनेस के बारे में लिखते हैं न्यूज, वो क्या करते हैं? दे स्कोर द मोस्ट ट्रिवियल अटरिंग्स ऑफ सेंट्रल बैंक गवर्नर्स and somehow discover hint of fiscal policy change by parsing their words. अब मनमोहन सिंह ने क्या कहा या फिर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से गलती से अगर कुछ भी निकल गया तो लोग समझेंगे अच्छा अब इसका मतलब ये पॉलिसी लॉन्च होगी या फिर ये रिफॉर्म लॉन्च होगा। वहां कोई मतलब नहीं है उस चीज का, लेकिन लोग जो है कई बार स्टॉक मार्केट्स, लोगों की स्पीच से ही स्टॉक मार्केट्स ऊपर और नीचे हो जाती हैं बहुत ज्यादा। सो यहां पे वो कह रहा है कि इन सब चीजों का कोई सेंस नहीं है, बट वही बात है ना कि हम ओवर यूज करने की कोशिश करते हैं उस चीज को। इन कंक्लूजन, इफ यू टेक योर प्रॉब्लम टू एन एक्सपर्ट, डोंट एक्सपेक्ट द बेस्ट ओवरऑल सोल्यूशन। आप अपनी प्रॉब्लम लेके किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे तो ये मत सोचिए कि वो आपको बेस्ट सलाह देगा। एक्सपेक्ट एन अप्रोच दैट कैन बी सॉल्व विद द एक्सपर्ट्स टूल किट्स। वो कह रहे उसके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के टूल्स हैं, हो सकता है कोई आपकी प्रॉब्लम के लिए फिट हो जाए, ऐसा मान के चले। द ब्रेन इज नॉट ए सेंट्रल कंप्यूटर, rather it is a Swiss army knife with many specialized tools. वो एक चाकू आता है ना जिसमें 5 6 7 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट औजार होते हैं, तो वो कहता है कि आप दिमाग को एक सेंट्रल कंप्यूटर की तरह ना लो, बल्कि एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह कंसिडर करो जिसके पास मल्टीपल टूल्स है। अनफॉर्चुनेटली अवर पॉकेट नाइफ्स आर इनकम्प्लीट। मतलब हमारी खुद की लिमिटेड नॉलेज होती है, हम किसी एरिया में एक्सपर्टीज होते हैं, किसी में नहीं होते। आप मुझसे मेडिकल के बारे में पूछेंगे तो मैं अपने डोमेन के बारे में आपको बता पाऊंगी, दूसरे के बारे में नहीं। लेकिन काफी बार क्या होता है, हम अपने डोमेन से उधर भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो हजार्डस है। वो ये कह रहा है कि वो ये नहीं होना चाहिए। गिवन अवर लाइफ एक्सपीरियंस एंड अवर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, वी ऑलरेडी possess a few blades. कुछ ब्लेड्स हम सबकी नाइफ में होते हैं, बट टू बेटर equip ourselves we must try to add 2 or 3 additional tools to our repertoire, mental models that are far afield फ्रॉम अवर एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। कह रहे लेकिन अपने आप को बेहतर तरीके से इक्विप करने के लिए या अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप लोग क्या कर रहे हैं या हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग टाइप के बायसेस पढ़ रहे हैं। हम लोग अपने आप को, अपने माइंड को और टूल्स दे रहे हैं सोचने के लिए। जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो इमीडिएटली हमारा दिमाग जाएगा कि हाँ ऐसा एक बायस मैंने पढ़ा था। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो हमारी पॉकेट में छोटे छोटे नाइफ्स हैं या नॉलेज के नाइफ्स हैं, उसको हम लोग उसमें और ब्लेड्स ऐड कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्लेड्स, जिससे कि व्हेन न्यू प्रॉब्लम्स कम तो हमारे पास उसके लिए एक सेपरेट ब्लेड हो या फिर हमें वो स्ट्राइक करे उस टाइम पे। So for example, over the past few years, I have begun to take a biological view of the world and have won a new understanding of complex systems. ऑथर कह रहा है कि अभी मैंने कुछ समय से हर चीज की बायोलॉजी में जाना शुरू कर दिया, जिससे कि मुझे एक और हाइंडसाइट मिले, मतलब एक और उसके बारे में अंदाजा मिले। जैसे कि हमारे एक फ्रेंड है, बहुत नियर फ्रेंड, वो ये कहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग उसको एक एंगल से देखते हैं। मैं यहाँ खड़ी हूं, मैं यहाँ से प्रॉब्लम को देख रही हूँ, लेकिन अगर मैं घूम के जाऊं और यहाँ से प्रॉब्लम को देखूं तो यहाँ से एक अलग ही पर्सपेक्ट नजर आएगा सेम प्रॉब्लम का। तो वो ये कह रहे हैं कि जब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हो तो उसी चीज के बारे में आपको एक और व्यू पॉइंट मिल जाता है। एक तरह से आप अपनी जो आपकी नाइफ है उसमें एक और ब्लेड ऐड कर लेते हो। सो लोकेट योर शॉर्टकमिंग्स, आप अपनी शॉर्टकमिंग्स मतलब अपनी कमियों को पहचानो, एंड फाइंड सुटेबल नॉलेज एंड मेथोडोलॉजीज टू बैलेंस देम, और अच्छी नॉलेज गैदर करो और तरीके ढूंढो जिससे कि आप अपनी कमियों को बैलेंस कर पाओ। इट टेक्स अबाउट अ ईयर टू इंटरनलाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज ऑफ ए न्यू फील्ड। ये कह रहा है कम से कम 1 साल लगता है किसी भी
फील्ड के नए आइडिया को अपने दिमाग में अच्छे से बिठाने में या किसी नई नॉलेज को गैदर करने में। मतलब नॉलेज आपने ले ली बट उसके अंदर एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज आने के लिए कम से कम 1 साल, वो ये कहता है। एंड इट्स वर्थ इट, कह रहा है लेकिन ये करने लायक है। योर पॉकेट नाइफ विल बी बिगर एंड मोर वर्सेटाइल एंड योर थॉट्स शार्पर। कहता है आपकी पॉकेट में जो नाइफ है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ज्यादा तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। वर्सेटाइल मतलब इट कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल वेज, और आपके थॉट्स होंगे और भी शार्प हो जाएंगे। सो we should not depend on one specialized knowledge, rather we should try to increase the expertise या फिर areas of our expertise, multiple areas we can go into. That sums up today's lecture. Thank you so much.